हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम वेव इक्वेशन और ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेट स्ट्रिंग यानी तरी की डोरी में जो हमारे अनुप्रस्थ तरंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो आपका सिलेबस है एमएलएस का उसका पहला टॉपिक हमारा ये है वेव इक्वेशन और ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रेट स्ट्रिंग। तो अगर आप सिलेबस देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। आगे हम देखें तो वेव इक्वेशन क्या होती है, यानी किसी भी वेव को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, गणितीय रूप में बताना चाहें, तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन, एक समीकरण की जरूरत होती है जिसे हम तरंग समीकरण या वेव इक्वेशन कहते हैं। तो किसी भी वेव का जो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है उसे हम एक प्लस एक्स डायरेक्शन में जाते हुए और एक माइनस एक्स डायरेक्शन में दोनों करती हुई तरंग के योग के मतलब ये दोनों जो फलन है इनके योग के रूप में लिख सकते हैं। और इस जो फलन है यानी जो ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है उसके लिए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं डेल स्क्वायर y बाय डेल x स्क्वायर 1 बाय v स्क्वायर डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर, यानी x और t दोनों में ही सेकंड ऑर्डर की हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि हमारी इस वेव की इक्वेशन को बताती है। मतलब जो इस अगर हम इसका हल करेंगे तो हमें जो समीकरण मिलेगी वो किसी भी वेव के विस्थापन को बताएगी। अब अगर हम इस समीकरण को 3D में लिखना चाहें यानी त्रिविमा में लिखना चाहें तो हम x के साथ साथ y और z कंपोनेंट भी जोड़ देंगे, जिससे जो हमें ये जो समीकरण मिलेगी इसे हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर sin इक्वल टू 1 बाय v स्क्वायर डेल स्क्वायर sin बाय डेल t स्क्वायर। यहाँ पे जो ये नेबुला ऑपरेटर है इसका स्क्वायर है, इसे हम लैप्लास ऑपरेटर कहते हैं, जिसका जो मान है वो डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल z स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारी 3D में वेव इक्वेशन होगी जिसे हम त्रिविमा में वेव इक्वेशन। अब आगे हम अगर बात करें और हम लिखना चाहें एक ट्रांसवर्स वेव के लिए, मतलब एक स्ट्रेट स्ट्रिंग में अगर हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है, तनी हुई डोरी में एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो उसे हम उसकी जो समीकरण है वो कैसे आएगी। ठीक है, उसके लिए देखो मान लेते हैं हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक यानी से P तक हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक तनी हुई डोरी है जिसे हमने पूरी तरह से अच्छे से तानकर बांध रखा है। अब मैं अगर इस तनी में क्या करूं, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करना चाहूं तो इसे मैं एक डिस्टरबेंस देता हूं और उस डिस्टरबेंस में से हम पॉइंट ए बी मान लेते हैं, कोई दो पॉइंट ए बी है। तो जब ए है उस पर जो हमारा T1 या T होगा, जो ये T है वो इसमें पूरी डोरी में टेंशन सेम होगी, इसका जो तनाव है वो T है मान लिया। यहाँ पर इसके तनाव की दिशा क्या होगी, डोरी के जहां से बांधा हुआ है उस दिशा में इसके तनाव की दिशा होगी। तो यहाँ पर इसके तनाव की दिशा यहाँ है, तो ये जो है वो x एक्सिस के साथ में कितना डेविड कोण बना रहा है, θ1। तो अब अगर मैं y दिशा में इसके विस्थापन y दिशा में हो रहा है तो y दिशा में मैं इसे क्या देखूं, इस t का घटक देखूं तो ये क्या होगा t sin θ1। लेकिन ये नीचे की ओर डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इसे प्लस y यानी ऊपर की ओर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, -t sin θ1, यानी a बिंदु पर जो हमारे पास बल लग रहा है y दिशा में वो क्या होगा -t sin θ1। अब क्योंकि जो थीटा है वो बहुत छोटा है, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो उस केस में cos की वैल्यू लगभग 1 होती है। तो cos की वैल्यू जब लगभग 1 होगी तो tan थीटा हमारा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब cos की वैल्यू लगभग 1 है तो हम sin थीटा को tan थीटा के लगभग बराबर रख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा -t tan θ1। ये यहां पे मैंने लगभग बराबर का साइन लगाया। अब यहां पे tan θ1 क्या होगा, इस बिंदु A पर इस का हमारा स्पर्श यानी स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल क्या हो जाएगी dy/dx at x। ये इसे हम ढाल या स्लोप से बताते हैं, तो स्लोप क्या हो जाएगी tan θ1 dy/dx at x, यानी इस x पर dy/dx। इसी तरह से हम B बिंदु पर भी देखें तो इसमें तनाव इस दिशा में है जो कि हमारे प्लस x एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है। तो जब ये θ2 एंगल बना रहा है तो इसका y दिशा में घटक होगा t sin θ2।
क्योंकि टी टेंशन है तो टी sin थीटा 2 ऊपर की ओर है, फिर से ये जो FB होगा ये क्या हो जाएगा टी sin थीटा 2 और ये भी किसके लगभग बराबर है क्योंकि थीटा छोटा है तो टी tan थीटा 2 के बराबर। tan थीटा 2 को हम क्या कह सकते हैं बी बिंदु पर इसकी स्लोप या ढाल वो क्या हो जाएगी dy/dx at x plus dx। अब हम देखें तो इस AB सेगमेंट पर इस AB एलिमेंट पे कुल जो बल लग रहा है नेट फोर्स होगा वो क्या होगा y डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर माने तो वो क्या हो जाएगा इन दोनों का योग। और यहाँ पे हम कौन सा योग कर रहे हैं सदिश योग क्योंकि बल एक सदिश राशि तो इन दोनों में देखो t तो कॉमन है, FP में क्या है dy/dx at x plus dx तो dy/dx at x plus dx और ये इसमें कौन सा साइन है माइनस कर देगा माइनस dy/dx at x। यहाँ पे हमने देख लिया हमारे पास आया है t dy/dx at x plus dx minus dy/dx at x यानी इस पर हमारा स्लोप और इस पर स्लोप का जो अंतर है वो हमें नेट फोर्स देगा। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हम dy/dx at x plus dx को क्या लिख सकते हैं del y/del x at x plus del square y/del x square plus x into dx। इसी तरह से हमारे पास अगली टर्म होगा del y/del x at x into dx square। इस तरह से देखिए ये बड़ी टर्म को हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास ये दो टर्म को हम काम में लेंगे। ये दो टर्म को जब हम इसमें लिखेंगे समीकरण जो हमारे पास लास्ट में वो आएगी t और जो dy/dx at x plus dx था उसकी जगह हम लिख देंगे dy/dx at x plus d square y/dx square at x into dx minus dy/dx at x। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ से हमें जो नेट फोर्स मिलेगा Fy वो क्या मिलेगा t del square y/del x square at into dx। अब फोर्स हमारा यानी बल हमारा क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का जो डबल डेरिवेटिव होगा टाइम के रेस्पेक्ट में वो हमारा क्या होता है त्वरण। तो मास गुणा त्वरण से यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण से हमें मिल जाएगा इसको हम किसके बराबर कर देंगे t d square by dx square into dx। अब अगर मैं मानूं कि रो जो है हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ है यानी इकाई लंबाई का द्रव्यमान है अगर तो जो dm है वो क्या हो जाएगा dx लंबाई का द्रव्यमान यानी dx into रो यानी रो को जब dx से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा dm यानी इस dm की जगह मैं क्या लिख सकता हूं रो into dx दोनों तरफ था तो dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास d square by dx square यानी इसको मैंने एक तरफ रख दिया और जो t है वो नीचे चले जाएगा del square by del इसके और रो जो इसमें ऊपर था उसे हमने नीचे ले लिया क्योंकि हम इसको जो हमारे पास वेव इक्वेशन है उसके साथ में मैच करना चाहते हैं। तो वेव इक्वेशन कैसे होती है हमारे पास del square by del x square equal to 1 by v square del square by del t square। तो यहाँ से हमें क्या मिला जो v होगा यानी v square हमारा इक्वल होगा t by रो के तो जो v आएगा वो किसके इक्वल होगा अंडर रूट t by रो। तो यहाँ से हमें मिलता है जहाँ पे t हमारा क्या है तनाव टेंशन जिसमें डोरी में टेंशन और रो जो है वो हमारा क्या है इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एक तनी की डोरी में अनुप्रस्थ तरंग है तो उसका वेग क्या होगा जब उसमें तनाव कुछ दिया हुआ हो और उसके प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान दिया हुआ यानी पर यूनिट मास का अगर आपको पर यूनिट लेंथ का मास दिया हुआ है तब और उसमें उसकी जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन दिया हुआ है तो उसकी जो वेलोसिटी क्या होगी अगर हम एक उसमें ट्रांसवर्स वेव जनरेट करते हैं यानी अनुप्रस्थ तरंग जब उत्पन्न करते हैं तो उसमें वेग क्या होगा। तो इस तरह से हम और ये सीधा आपसे डेरिवेशन में पूछा जा सकता है कि एक तनी की डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग परिकलित कीजिए या फिर डिराइव द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है तो इसके बाद हम अगले वीडियो में